प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि ओबो पे को आरबीआई ने पेनलाइज किया, उनके केवाईसी नॉर्म्स को लेक्यूमा पाया गया, कमी पाई गई उसके लिए। तो ओबो पे क्या है? ये सब एग्जांपल्स हैं पीपीआई के, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ये सब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के अंडर आते हैं और आरबीआई इनको ऑथराइज करता है काम करने के लिए। पीएसएस एक्ट के अंडर आरबीआई या फिर सिर्फ वो एंटिटीज जो आरबीआई ऑथराइज करते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बिजनेस को चला सकते हैं। इनफैक्ट पीपीआई होते क्या है, वो कोई भी कार्ड हो सकता है, वॉलेट हो सकता है, कोई और डिजिटल फॉर्म हो सकता है जिसमें आप प्रीपे करते हो या फिर पैसे से लोड करते हो। पैसा आप कैश से भी उसमें ट्रांसफर कर सकते हो या फिर बैंक अकाउंट से या फिर अपने किसी कार्ड से ट्रांसफर करोगे और वो लोड हो जाएगा पैसे के साथ। इसको कहा जाता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। दो तरह के आते हैं, पहले तीन तरह के आते थे, ओपन, सेमी ओपन एंड क्लोज्ड। अब आते हैं क्लोज्ड एंड दोज विच आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। क्लोज्ड सिस्टम क्या होते हैं? क्लोज सिस्टम वो होते हैं जिसके अंदर एंटिटी आपको कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करती है और उसमें जो आप पैसा लोड करोगे वो आप सिर्फ उसी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, वो उसके बाहर आप कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जैसे कि हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पर गेम्स आर्केड होते हैं जहां पर एक कार्ड देते हैं जिसके अंदर हम पैसा डालते हैं और फिर हम उसी जगह पे गेम्स खेल सकते हैं। वापसी पे हम कार्ड वापस करके अपना पैसा लेकर निकल सकते हैं। उस कार्ड को लेकर आप उस एंटिटी के प्रीव्यू से बाहर नहीं जा सकते, कुछ और शॉपिंग नहीं कर सकते, एक कार्ड से दूसरे कार्ड में ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब कि वो उसी एस्टैब्लिशमेंट के, उसी एंटिटी के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हमें अक्सर वाउचर्स भी मिलते हैं, जैसे एक आपको कागज का वाउचर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आप इस वाउचर के अगेंस्ट 500 रुपए की शॉपिंग कर सकते हो। वो भी एग्जाम्पल क्लोज्ड सिस्टम्स का आता है, वो बिल्कुल भी आरबीआई के प्रीव्यू के अंदर नहीं आएंगे। आरबीआई के प्रीव्यू के अंदर जो पेमेंट सिस्टम्स आते हैं, प्रीपेड पेमेंट सिस्टम्स आते हैं, वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है स्मॉल पीपीआई सिस्टम और दूसरे हैं फुल केवाईसी पीपीआई। स्मॉल पीपीआई सिस्टम्स मिनिमल केवाईसी के अंडर यूज हो सकते हैं। दोनों के लिए अथॉरिटी चाहिए आरबीआई की, बट उसके अंदर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, उस पर ओटीपी आएगा तो आपका मोबाइल वेरिफिकेशन हो गया, प्लस आपसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन मांगते हैं, आपका पैन नंबर या कोई भी आरबीआई का ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का नंबर मांगेंगे और सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर ये मान लिया जाएगा कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। सो स्मॉल पीपीआई दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जिनमें आप कैश लोड कर सकते हो, दूसरे हैं जिसमें आप कैश लोड नहीं कर सकते। उसके अंदर पैसा ट्रांसफर या तो आप किसी बैंक अकाउंट से या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही कर सकते हो। दोनों के अंदर उसमें मैक्सिमम आप एक महीने के अंदर 10,000 रुपए लोड कर सकते हो, एक फाइनेंशियल ईयर में 1,20,000 रुपए ही लोड कर सकते हो। इसके अलावा जो कैश लोडेड है जिसमें आप कैश डाल सकते हो, उन पीपीआई इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आप एक महीने में जो डेबिट है वो 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जो नॉन कैश पीपीआईज हैं, स्मॉल पीपीआईज हैं, उसमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो फुल केवाईसी पीपीआईज है उनके अंदर आपको पूरा केवाईसी देना पड़ेगा, मतलब आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ, सब कुछ। वीडियो केवाईसी जैसे कि आजकल बैंक्स करते हैं, ये भी वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। इसके अंदर आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस 2 लाख रुपए तक का रह सकता है। आप इसको मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसका पैसा अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे दो अलग अलग तरह के पीपीआईज। एक हो गया क्लोज पीपीआई जो आरबीआई के पास नहीं आता, सेकंड हो गया रेगुलेटेड पीपीआईज जिसके अंदर दो कैटेगरीज आ गई, एक मिनिमम केवाईसी या फिर स्मॉल सिस्टम्स पीपीआई हो गए और दूसरे फुल केवाईसी पीपीआईज हो गए। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कौन कर सकता है? इनको इशू कर सकते हैं बैंक्स और नॉन बैंक्स भी। बैंक्स अप्लाई करेंगे, आरबीआई अप्रूवल देगा, उनको अप्रूवल मिल जाएगा। नॉन बैंक पीपीआईज को
अप्लाई करने के लिए नेटवर्थ 5 करोड़ रुपीस होना चाहिए और बाय द एंड ऑफ द थर्ड फाइनेंशियल ईयर उनका नेटवर्थ 15 करोड़ तक पहुंच जाना चाहिए। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और कंबैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पीपीआई इशूअर्स हैं उनको केवाईसी नॉर्म्स कस्टमर जिनको वो इशू करते हैं केवाईसी को पूरा करना है। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो 10 साल तक उन्हें उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होता है, अगर उन्हें लगे कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोशिश की गई है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग की कोशिश की गई है, तो उन्हें भी बैंक्स की तरह रिपोर्ट करना पड़ेगा आरबीआई को। आरबीआई को ब्रांडेड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी अलाउ करता है। को ब्रांडेड मतलब 2 कंपनीज एक साथ हुई और उन्होंने पीपीआई इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए। इसके लिए बहुत क्लियरली बताना पड़ेगा कि पीपीआई इशूअर कौन है और पार्टनर कौन है। अगर तो ये अरेंजमेंट है बैंक और एक नॉन बैंक एंटिटी का, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक एंड ओला मनी का, दोनों ने को ब्रांडेड पीपीआई कार्ड कोई निकाला है, तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट पीपीआई इश्योर रहेगा एचडीएफसी बैंक या फिर बैंक। अगर दोनों ही नॉन बैंक्स हैं तो उन्हें बताना पड़ेगा आरबीआई को कि इन दोनों में से हमारा पीपीआई इशूअर कौन है। पीपीआई इशूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, केवाईसी को मीट किया जाए। और आरबीआई बहुत क्लियरली बोल रहा है कि अगर आप को ब्रांडेड पीपीआई लॉन्च कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि रेपुटेशन रिस्क, उसके लिए आपने अच्छे से देखा है, समझा है और अप्रूवल्स लिए हैं। पीपीआई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए भी, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। पीपीआई सिर्फ आईएनआर में इशू होता है, फॉरेन करेंसी में उसका लॉज और उसके रिक्वेस्ट अलग आता है। जो आईएनआर वाले पीपीआईज हैं वो अगर बैंक इशू कर रहे हैं तो कस्टमर उनसे ऑनलाइन शॉपिंग या इंटरनेशनली शॉपिंग कर सकते हैं, डॉलर्स में शॉपिंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज फेमा अलाउ करता है कि आप बाय कर सकते हो। जैसे कि आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से भी कोई लॉटरी, इंटरनेशनल लॉटरी का टिकट नहीं खरीद पाओगे क्योंकि वो फेमा अलाउ नहीं करता। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर आप पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकते, मतलब कि कार्ड लोड कराया और फिर उसको बाहर आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर एलआरएस के लिए इस्तेमाल किया, वो अलाउड नहीं। इसके अलावा आरबीआई गिफ्ट पीपीआई भी अलाउ करता है। गिफ्ट पीपीआई का मैक्सिमम लोडिंग जो लिमिट है वो 10,000 रुपए है। जो खरीदता है गिफ्ट पीपीआई उसका केवाईसी होना जरूरी है। अगर मैंने उसमें पीपीआई में पैसा लोड करवाया है थ्रू माय बैंक अकाउंट और थ्रू माय क्रेडिट कार्ड तो मुझे अलग से केवाईसी अपना नहीं देना है। इंपॉर्टेंटली अगर मैंने गिफ्ट पीपीआई लिया है तो उसकी रीलोडिंग अलाउड नहीं होती। एक और कैटेगरी है पीपीआई जो मास ट्रांजिट सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होता है, जैसे मेट्रो कार्ड। आपने सुना होगा कि मेट्रो कार्ड अब यूज़ हो पाएगा बसेस में, जो फीडर बसेस होते हैं मेट्रो स्टेशन से आपको किसी मेन स्टेशन पर लेकर जाती हैं, या फिर जो मेट्रो स्टेशन के अंदर शॉप्स हैं। वो इसलिए क्योंकि उन कार्ड्स ने अलग से आरबीआई से अप्रूवल लिया है मास ट्रांजिट सिस्टम। इंट्रोपरेबिलिटी मतलब कि ट्रांसफ़र करना पैसा एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में या फिर वॉलेट से वापस अकाउंट में, वो सब चीज़ें भी अलाउड हैं। अगर तो वो वॉलेट के फॉर्म में है, जैसे कि हमारा ओला मनी या पेटीएम होता है, तो इंट्रोपरेबिलिटी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू होगा। और अगर वो कार्ड के फॉर्म में है तो वो थ्रू द कार्ड नेटवर्क, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे वगैरह के उनके थ्रू होगा। मैं इश्योर हूँ, मैंने पीपीआई के थ्रू बहुत सा पैसा इकट्ठा कर लिया, तो अब मैं उस पैसे का क्या कर सकती हूँ? अगर तो मैं बैंक हूँ, तो वो मेरा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के अंदर काउंट होता है, मतलब मुझे उसके अगेंस्ट आरबीआई के पास सीआरआर, एसएलआर ये सब चीज़ें रखनी पड़ती हैं। नॉन बैंक पीपीआई जैसे ओला मनी हो गया, अमेज़न पे हो गया, वो कस्टमर से बहुत पैसा ले लेते हैं। आप 2 लाख तक ले सकते हो, अगर आपने फुल केवाईसी किया है तो। और अगर नहीं किया तो 10,000 रुपए पर मंथ भी कम नहीं हुआ, बहुत से लोगों का इकट्ठा हो गया। वो अपने पास नहीं रखते, उन्हें किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, याद रखिएगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कोई कोऑपरेटिव बैंक या ऐसा नहीं,
शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो आरबीआई के डायरेक्ट रिव्यू के अंडर आते हैं, उन बैंक्स में एक एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा और उस अकाउंट में पैसा जमा करना पड़ेगा। इस एस्क्रो अकाउंट में जो कस्टमर से पैसा लिया है, वो क्रेडिट होगा और रिफंड का पैसा है या जिस पर्पज़ के लिए पैसा लिया है, उसके लिए डेबिट। बहुत सी और चीज़ें हैं, जैसे मैं ओला मनी अब है कि आप ओला मनी से बाकी मर्चेंट से भी सामान खरीद सकते हो। इस तरह की अगर चीज़ें आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको आरबीआई को इन्फॉर्म रखना पड़ेगा कि हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और वो ओला में आप टैक्सी का पैसा देने के अलावा भी बहुत से मर्चेंट से सामान खरीद सकते हो। उसकी डिटेल के लिए आपको आरबीआई को इन्फॉर्म रखना पड़ेगा। ये था ब्रीफली डिस्कशन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। अभी भी इस स्पेस पे बहुत काम हो रहा है। जैसे पीपीआईज़ क्या कर रहे थे, क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे थे बिना आरबीआई के प्रॉपर अप्रूवल के। आरबीआई उन पे बहुत हार्शली और स्ट्रिक्टली आया है कि ऐसा नहीं कर सकते। आपको उसके लिए शायद अलग से लॉज़ या उसके लिए अलग से गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी। कीप वॉचिंग दिस स्पेस जिसके अंदर हम पीएसएस एक्ट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, आरबीआई क्या-क्या कर रहा है, उस पे अभी हम और डिस्कशन करेंगे। बैंकिंग और फाइनेंस की टॉपिक्स पे अपडेशन के लिए कंटिन्यू वॉचिंग दिस स्पेस। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।